नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला प्रश्न है, अपराजिता किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की रचना है, कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है, कि रामेश्वर शुक्लांचल की रचना है, कि दिनकर जी की रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो नरेंद्र शर्मा का रचना प्रसिद्ध रचना है प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध रचना है। हरिवंश राय की बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। पहला है क्या भूलूं किया याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, तीसरा है बसेरे से जुड़ और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। यह 4 प्रकार से उनकी आत्मकथाएं विभाजित है। तो अपराजिता रचना रामेश्वर शुक्लांचल जी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। उर्वशी है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भैया कबीर उदास किसकी रचना है? उषा प्रेमवदा जी की है, कि मन्नू भंडारी की है, कि रविंद्र कालिया की है, कि ममता कालिया की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो भैया कबीर उदास उषा प्रेमवदा जी की रचना है। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध रचना है आपका बंटी। आपका बंटी आपका बंटी इनका प्रसिद्ध रचना है, जिसमें तलाकशुदा पति पत्नी के बच्चे की कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो सुकुल की बीवी कैसी होती है? सुकुल की बीवी निराली है, तो निराला जी की रचना है। सुकुल की बीवी मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। कफन है, प्रतिज्ञा है, ईदगाह है। कई सारे रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। सुमित्रानंदन पंत का प्रसिद्ध रचना पल्लव है, जिस पर पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, अस्कंद बुद्ध, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह सब प्रसाद जी की रचनाएं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है? तो बड़े घर की बेटी एक कहानी विधा की रचना है, और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की है। यशपाल की प्रसिद्ध रचना फूलों का कुर्ता है। फूलों का कुर्ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो यह जो है जो शब्द जो नामक शब्द कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है? निजवाचक सर्वनाम है, कि संबंधवाचक, कि निश्चयवाचक, कि पुरुषवाचक? तो जो सो यह सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निजवाचक वह सर्वनाम होता है जिसमें खुद का परिचय हो, जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप या स्वयं। यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निश्चयवाचक यह वह, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरी कार है। यह सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरा लड़का कहाँ गया? रेखांकित पद में रेखांकित पद क्या है? दूसरा है। दूसरा लड़का कहाँ गया? रेखांकित पद शब्द में कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछा है। क्रमवाचक है, गणनावाचक है, समुदायवाचक है, कि प्रत्येकबोधक है? तो यह एक क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह एक क्रमवाचक विशेषण है, जबकि 1, 2, 3, 4 यह गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बल की किंतु किस प्रकार का अव्यय है? अव्यय शब्द बताना है। संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, कि विस्मय बोधक अव्यय है, कि क्रिया विशेषण अव्यय है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बल की किंतु परंतु यह समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
शिवम ने पत्र लिखा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? शिवम ने पत्र लिखा होगा संदिग्ध भूतकाल है कि पूर्ण होगा होगी, यह भूतकाल के अंतर्गत आता है कि पूर्ण भूतकाल है कि आसन्न भूतकाल है कि अपूर्ण भूतकाल है? फटाफट आंसर कीजिए कि शिवम ने पत्र लिखा होगा। तो इसमें क्या है, संभावना है कि पता नहीं शिवम ने पत्र लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो यह संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। जबकि पूर्ण भूतकाल शिवम पत्र लिख चुका है, यह क्या है, शिवम ने पत्र लिख लिया है, यह क्या है, पूर्ण भूतकाल है। आसन्न भूतकाल वह होता है जब क्रिया अभी अभी समाप्त होती है, जैसे शिवम पत्र लिख चुका, तो अभी क्रिया समाप्त हुई, आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वह है कि शिवम पत्र लिख रहा है, रही है, यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माता एवं पिता दोनों पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय होते हैं। इस वाक्य में एवं है, एवं क्या है, यह एवं क्या है? निपात है कि क्रिया विशेषण है कि समुच्चय बोधक है कि संबंध बोधक है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप सबका स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह समुच्चय बोधक अव्यय है, माता और पिता के बीच को जोड़ दे रहा है। तो जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय या वाक्य कहते हैं। निपात वह होता है जिस पर वाक्य में बल प्रदान करता है, निपात। जैसे कि तुम्हें शादी में आना है, तो ये क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। अगर उस पर बल प्रदान करने के लिए कि तुम्हें शादी में जरूर आना है, तो जरूर क्या हो गया, या तुम्हें भी शादी में आना है, तो भी या जरूर क्या हो गया, यह निपात हो गया। निपात किसी वाक्य पर बल प्रदान करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सुबह हुई तब हम खेलने गए, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? जब सुबह हुई तब हम खेलने गए, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि सर्वनामिक उपवाक्य है? इसका फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। देखिए, जब सुबह हुई तब हम खेलने गए, तो क्रिया का प्रभाव या तब किसका प्रभाव पड़ रहा है? तब पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तभी हम खेलने गए, तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तब पे पड़ रहा है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर यह कर्ता पर पड़ता तो संज्ञा उपवाक्य होता, और विशेषण पर पड़ता तो विशेषण उपवाक्य हो जाता। और अगर कर्ता के जगह पे, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम उपयोग हुआ होता, अगर सर्वनाम पे इसका प्रभाव पड़ता तो यह सार्वनामिक उपवाक्य हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गुरुदेव में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है कि द्वंद्व समास है? यह द्वंद्व है, द्वंद्व समास है। फटाफट आंसर कीजिए। तो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में माता पिता दोनों शब्द बराबर रहते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। कहीं योजक चिन्ह नहीं देता है, फिर भी दोनों पद प्रधान होता है। पद दो प्रकार के, एक प्रथम पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो दोनों पद एक समान होता है प्रभाव, और अव्यय भाव भी नहीं होता, क्योंकि प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। अब इसी दोनों में आप लोग चूज कीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। गुरुदेव में कौन सा समास है? तो गुरुदेव, देवता के समान जो गुरु हैं, तो इसमें क्या हो गया, कर्मधारय, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष नहीं होगा।
तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्हों का, जैसे रसोई घर में क्या है, रसोई के लिए कर, के लिए क्या होता है, संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह ही नहीं है। गुरु जो हैं देवता के समान है, तो गुरु की विशेषता क्या बता रहा है कि वह देव तुल्य हैं। तो विशेषण विशेष इति बहुला कर्मधारय, कर्मधारय समास का उदाहरण है गुरुदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, अपकर्ष होगा, पतन होगा, अंत होगा कि उपकर्ष होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उत्थान का पतन होगा, उत्थान का पतन होगा, उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा, आदि का विलोम शब्द अंत होगा, और उपकर्ष का अपकर्ष होगा। उपकर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, वह कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध इलाहाबाद से है। माधुरी है कि प्रताप पत्रिका है कि हिंदी प्रदीप है कि कर्मवीर है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। इस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट द्वारा इलाहाबाद से किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कि धर्मवीर भारती को कि रघुवीर सहाय को कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। फटाफट आंसर कीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट से हम भी प्रेरित होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इन्हें मूढ़ का कवि कहा जाता है। इन्हें मूढ़ का कवि भी कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है, और दोआब का कवि भी कहा जाता है। दोआब का कवि भी कहा जाता है इनको, शमशेर बहादुर सिंह को। और इनकी प्रसिद्ध रचना है चूका भी नहीं हूँ अभी, चूका भी नहीं हूँ अभी, चूका भी नहीं हूँ अभी, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई। 1900 ईस्वी में हुई कि 1893 ईस्वी में हुई कि 1902 ईस्वी में हुई कि 1903 ईस्वी में हुई। तो 1903 ईस्वी में तो सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा नामक पत्रिका का संपादन 1893 ईस्वी में हुआ। इसके प्रसिद्ध संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, घनाक्षरी कौन सा छंद है, किस प्रकार का छंद है। वाणिक मात्रिक छंद है कि वाणिक छंद है कि मुक्तक छंद है कि इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक छंद को तो होगा नहीं। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है, निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका प्रसिद्ध मुक्तक छंद की रचना क्या है, जूही की कली है। जूही की कली है। इस रचना को उस समय के विद्वानों ने रबड़ छंद, केचुआ छंद के नाम से कहकर निराला जी का मजाक उड़ाया, लेकिन घनाक्षरी एक वाणिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, इनमें से कौन से हैं। आलंबन है, उद्दीपन, अस्थाई संचारी अनुभाव, अस्थाई संचारी आलंबन। तो देखिए अस्थाई और संचारी ये तो भाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव तो ये तो नहीं हो सकता, अनुभाव भी नहीं हो सकता। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन वह होता है आश्रय,
आलंबन भी दो प्रकार का होता है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के होता है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। दो प्रकार का होता है विषय आलंबन दो प्रकार का होता है। आश्रय वह होता है, मानिए एक नायक है एक नायिका है, अगर नायिका को देख के नायक के मन में प्रेम या रति रूप जागृत होता है तो नायक आश्रय हो जाएगा और नायिका क्या हो जाएगी, उस विषय आलंबन हो जाएगी, क्योंकि उसी के विषय को देखकर, उसी के बारे में देखकर, उसी को देखकर आश्रय के मन में क्या हुआ, प्रेम जगा। और अगर नायिका के मन में यह उल्टा भी हो सकता है, अगर नायिका के मन में नायक को देख के प्रेम जागृत हो तो नायिका आश्रय हो जाएगी और नायक विषय हो जाएगा। उद्दीपन हुआ होता है जिसमें प्राकृतिक छटाएं होती है, उस वक्त का माहौल कैसा है, उस माहौल को, प्राकृतिक माहौल को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? रूपक है, मालोपमा है, लुप्तोपमा है कि पूर्णोपमा है? तो हाय फूल सी लग गया तो सा से सी सरस समाना, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक तो कट जाएगा। अब इसमें यह बताइए कि मालोपमा होगा कि लुप्तोपमा होगा कि पूर्ण उपमा होगा? तो मालोपमा वह होता है कि एक उपमेय का अनेकों उपमानों से तुलना किया जाता है। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे बारिश की फुहार। तो एक ही उपमेय है, अनेकों उपमानों से उसकी तुलना हो रही है, अनेकों उपमानों से, कि एक ही लड़की है कि कभी बारिश के बूंदों जैसा लग रही है, कभी खिली हुई गुलाब के जैसे लग रही है, उनके ओठ पंखुड़ियों जैसे लग रहे हैं। तो ये क्या मालोपमा का उदाहरण है? तो इसमें तो मालोपमा कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। लुप्त उपमा वह होता है कि उपमा के चार पड़ाव होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उसमें से एक भी गायब रहे वहाँ पे लुप्त उपमा होता है। तो हाय फूल सी, तब फूल क्या है? फूल है। कोमल बच्ची क्या है? उपमान है। बच्ची क्या है? उपमेय है। बच्ची क्या है? उपमेय है। और फूल क्या है? उपमान है। प्राकृतिक छटाई क्या होती है? उपमान होती है, उपमान है। और सी क्या है? साधारण धर्म है। कोमल है, कोमल है। सी क्या है? वाचक शब्द है। और कोमल क्या है? साधारण धर्म है। तो इसमें उपमा अलंकार के चारों भेद समाहित है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण उपमा रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो। यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सरल वाक्य वह वाक्य होता है, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। किसी भी वाक्य के दो ही भेद होते हैं। तो अगर एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो तो वहाँ पे सरल वाक्य होता है। अगर एक ही उद्देश्य के ऊपर विधेय आश्रित हो मिश्र वाक्य होता है। और दो वाक्य हो और किसी योजक चिन्ह के द्वारा या किसी योजक अव्यय के द्वारा, समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा गया हो, वहाँ पे संयुक्त वाक्य रहता है। तो जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो, यह क्या है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मिश्र वाक्य है। जो के द्वारा जोड़ा गया है, जो सो क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तक जो काम तुम्हें दिया गया है, पूरा वाक्य हो गया, उसे करो। दिया गया है, यह आश्रित है, उसे करो। यह छोटा सा वाक्य इस बड़े वाक्य पर आश्रित है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कभी कभी दे देता है कि इसको सरल वाक्य में बदलो या इसको संयुक्त वाक्य में बदलो। तो यह जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो, तो तुम्हें काम सौंपा गया है, कर लो। यह काम तुम कर लो। तो यह क्या हो गया? सरल वाक्य का उदाहरण हो गया। इसी को सरल वाक्य में परिणत कर देंगे कि यह काम तुम कर लो। संयुक्त वाक्य में हो गया कि यह काम
तुम्हें ही करने के लिए यह काम है, तुम इसे पूरा कर दो। यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है, यह क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है कि संकेतवाचक सर्वनाम विशेष सर्वनाम विशेषण है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। यह सर्वनाम नहीं रहेगा, सार्वनामिक रहेगा। सार्वनामी आपको रहेगा, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह क्या है? यह संकेत किया गया है। एक लड़का है जो दूसरे लड़के से कह रहा है कि यह मकान मेरा है, मतलब उसको दिखा के संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और यह सर्वनाम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सजेश का पर्यायवाची है। वाक है, विधु है, वासुदेव है, वैनते है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सजेश का पर्यायवाची वैनते है। और देखिए, यह क्वालिफाई पेपर जो 30 नंबर में हिंदी आएगी 15 नंबर की, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वालिफाई पेपर के लिए, जो 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्भय में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी कि व्यंजन संधि होगी, तभी विसर्ग संधि होगी या यण संधि होगी? तो निह धन भय, इसको संधि विच्छेद करके देख लीजिए। निह धन भय विसर्ग संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण वह होता है जहाँ पे य और व के आगे कोई भी आधा शब्द आए, वहाँ पे यण संधि होता है। और व्यंजन संधि में प्रथम पद का लास्ट वर्ण व्यंजन होता है। जैसे बागीस है तो वाक, प्रथम शब्द का संधि विच्छेद करने पर लास्ट शब्द क्या है? व्यंजन आए, तो व्यंजन शब्द बाक धन ईस, तो क्या हो जाएगा? बागीस हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विसर्ग संधि का उदाहरण है निर्भय। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है? उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है या वाचक सर्व है? तो पीपर पात क्या है? पीपर पात प्राकृतिक छटाई है, तो प्राकृतिक छटाई उपमान के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, करुणालय किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, पंत की है, महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। युगांत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का, पंत का, निराला का, जयशंकर प्रसाद का? तो छायावाद युग का अंत युगांत नामक रचना से हुआ था। तो इसके लेखककार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।